हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, आज हम लोग लूसेंट बुक से पूरे पॉलिटी का 200 प्रश्न एक शॉट में करने वाले हैं। देखिए, ये मैंने तो 200 प्रश्न का टारगेट रखा था, लेकिन जो हमारा टाइपिस्ट है उन्होंने बोला कि 200 प्रश्न से कम है, तो प्लीज इसका पार्ट 2 भी आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ प्रश्न कम हो जाती है, आई एम सो सॉरी। तो चलिए, आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये क्लास किसी के डिमांड पे बनाया जा रहा है, कि इन्होंने बोला था कि ऐसा क्लास एक लाइए जो पॉलिटी का सारा प्रश्न हो। तो उन्हीं का लेते हुए मैंने एक पॉलिटी का क्लास बनाया, और ऐसे ऐसे सवाल रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो मैं उनका कमेंट देखिए शो कर दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा किनका वो कमेंट था। तो चलिए, आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात किया जाए कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संविधान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शासन की व्यवस्था। शासन की व्यवस्था ही संविधान का शाब्दिक अर्थ होती है। अगला कि संविधान, वही है। आगे देखते हैं कि संविधान किस प्रकार का दस्तावेज होते हैं। तो वैधानिक दस्तावेज, कैसे वैधानिक दस्तावेज संविधान होते हैं। तो दो सवाल यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शासन की व्यवस्था। दूसरा सवाल है कि संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है, तो वैधानिक दस्तावेज है। ओके, अब आगे देखिएगा तो बोल रहा भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का जो है वह लिखित संविधान है। कैसा भारत का है जो मेरे भाई संविधान, वो लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी किसका है, तो वह आपका इंडिया यानी कि हमारा भारत का है। आ गया समझ में। कोई भी पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान है। सबसे बड़ा दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो हमारा भारत का ही है। आ गया समझ में। अगला है कि भारत में अंग्रेज की उद्देश्य से किस उद्देश्य से आए थे। भारत में अंग्रेज जो है वो अपना क्या उद्देश्य लेकर आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, तो वह व्यापार के लिए आए थे। किसके लिए आए थे, तो व्यापार के लिए आए थे। ओके मेरे फ्रेंड्स, अब आगे देखिएगा तो भारत में अंग्रेज कब आए। तो भारत में जो अंग्रेज आया था वह 1600 ईस्वी में आया था। भारत में अंग्रेज कब आया था, 1600 ईस्वी में आया था। किस कम देखिए, अंग्रेज भारत में किस कंपनी के रूप में आया था, किस कंपनी के रूप में आया था, तो वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के ही रूप में आया था। कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1600 ईस्वी में ही हुई थी। आप यहाँ से और सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, भारत में अंग्रेज कब आया, तो 1600 ईस्वी में आया। अंग्रेज भारत में किस कंपनी के रूप में आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था। तो कोई भी पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है वह आपकी कब हुई थी, तो वह आपकी 1600 ईस्वी में हुआ था। ओके क्लियर। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टेड किसने ने दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर है वो किसने दिया था, एलिजाबेथ ने। किसने, एलिजाबेथ प्रथम दिया था। तो ध्यान दीजिएगा कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम यानी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर किसने दिया, तो महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। ओके, अगला है कि अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली थी, तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को मिली थी। अगला है कि भारतीय संवैधानिक विकास को कितने भागों में बांटा गया। भारतीय संवैधानिक विकास को कितने भागों में बांटा गया, तो वह आपका 2 भाग हो जाएगा। कितना भाग, 2। अगला कि कंपनी शासन की अवधि क्या थी। जो कंपनी शासन की, अंग्रेजों की जो कंपनी शासन की अवधि थी वो क्या थी, तो वह 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक थी। 1773 से 1858 ईस्वी तक थी। ओके, अगला सवाल है कि ब्रिटिश कौन का शासन कब शुरू हुआ। ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वह आपका कब शुरू हुआ था, तो 1858 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1858 ईस्वी से आपका शुरू हुआ था। अब है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था,
1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस उद्देश्य क्या था, का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कंपनियों पर नियंत्रण, जो कंपनी शासन करती थी वो सब पर लोगों पे नियंत्रण लगाने के लिए ये रेगुलर एक्ट 1773 लगाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कंपनियों पर नियंत्रण करना। ओके, आगे देखेंगे तो अगला कि भारत में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बना है? भारत में जो गवर्नर जनरल का जो पद है वो किस अधिनियम से आपका बना है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम से ही बना है। भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। मतलब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। और है कि भारत में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बना है? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अधिनियम से आपका बना था। ओके, अब जो गवर्नर जनरल बने थे उनकी सहायता के लिए कितने सदस्य थे? तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए वहां पे 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य थे। अगला कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी किसके अधीन अधीन की गई? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी किसके अधीन की गई? तो बंगाल के गवर्नर जनरल का। किनके अधीन की गई थी? तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन किया गया था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारा प्रश्न। देखिए, बहुत अच्छा सारा प्रश्न है और एडिट करने में भी बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। यकीन मानिए थंबनेल ये सब बनाने में टाइम लगता है। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करें तो और अच्छे अच्छे वीडियोस में बनाने की ट्राई करूंगा और आप सभी का डिमांड मैं पूरा करता हूँ, ये आपको पता है। हालांकि भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय था वो कहाँ स्थापित हुआ? तो वह आपका कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ था। ओके, आगे देखेंगे तो आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की आपका स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे जो थे वो भारत के पहले प्रमुख न्यायाधीश थे। ओके, अगला सवाल कि कंपनी कर्मचारियों पर निजी व्यापार प्रतिबंध किस अधिनियम से लगा? तो ये रेगुलरी एक्ट 1773 के अधिनियम से लगा था। ओके, हालांकि 1773 के अधिनियम की कमियां दूर करने हेतु कौन सा अधिनियम आया? ये जो 1773 एक्ट जो था, इस इसमें जो कमियां थी इसे दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया था। ओके मेरे भाई, अब अगला सवाल है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो आपका किस वर्ष आया था? तो वह 1781 में आया था। अभी तो बोले एक्ट ऑफ सेटलमेंट लगाया गया था, तो ये कब लगाया गया था? 1781 में। ओके, अब है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लगाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह आपका किस वर्ष लगाया गया था? तो 1784 ईस्वी में लगाया गया था। किस वर्ष? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था? तो विलियम पिट के द्वारा। किसके? विलियम पिट के द्वारा ये आपका अधिनियम लगाया गया था। किसके? विलियम पिट के द्वारा। ओके, अगला कि देवैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? देवैध शासन का जो आपका शुरुआत थी वो किस अधिनियम से हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम से द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। ओके, आगे देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम से हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना थी वह किस
अधिनियम से हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से 84 से बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? तो यही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम से आपका ये इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका नोट्स नहीं बनाए, आपका एक प्रॉपर जो ये सारा पीडीएफ है, ये जो सारा पीडीएफ है आपको, वो आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल जाए। तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा गणित मंत्रा 2। गणित मंत्रा 2 जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको जो चैनल मिलेगा टेलीग्राम का, उस पे आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे मैं आपको सारा पीडीएफ अपडेट देता रहता हूँ और यहाँ पे आपका क्लास चलती रहती है। तो आप अगर जब वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये सब चीजें उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना मेरे भाई। आगे देखते हैं सवाल क्या है कि कंपनी का वाणिज्यिकीय कार्य किसके पास रहे? कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य है वो किसके पास था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ओके। आगे कि भारत में ब्रिटिश में आधिपत्य वाला क्षेत्र कब घोषित किया गया? भारत के ब्रिटिश आधिपत्य का वाला क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में घोषित किया गया। कब? 1784 ईस्वी में। आगे सवाल देखिए तो गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय रद्द करने की शक्ति कब मिली? गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय रद्द करने की शक्ति जो है वो आपकी कब मिली थी कि वह आपका परिषद का निर्णय रद्द कर सके? तो वह 1786 ईस्वी में मिली थी। अगला कि सेनापति की शक्ति पहली बार किससे मिली? सेनापति का जो शक्ति है वह पहली बार किससे मिली थी? लॉर्ड कर्नवालिस के। किसके? लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा आपका यहाँ पे। सेनापति की शक्ति पहली बार किससे मिली? तो लॉर्ड कर्नवालिस से। ओके। अब अगला सवाल है कि चार्टर्ड एक जो 1793 था, उसने क्या बढ़ाया? तो कंपनियों का व्यापार बढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया कि जो चार्टर्ड एक था 1793 उससे क्या बढ़ाया गया? तो कंपनियों का व्यापार बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? कंपनियों का व्यापार बढ़ाया गया। अगला है कि 1793 का चार्टर्ड एक्ट में व्यापार कितने वर्षों के लिए बढ़ा? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा था। 1793 के चार्टर्ड एक्ट में व्यापार कितने वर्ष के लिए बढ़ा था? तो वह आपका 20 वर्ष तक बढ़ा था। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष तक। अगला कि कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसे मिला? कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसे मिला? तो न्यायालय को। किसे? न्यायालय को ये कानूनों का व्याख्या का अधिकार मिला था। ओके। आगे बात करते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम से समाप्त हुआ? कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था वो किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत समाप्त हुआ था। कब? चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत। अबे कि ये चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद कंपनी का एकाधिकार कितने वस्तुओं पर रहा? ये जो चार्टर्ड एक्ट 1873 के बाद एकाधिकार अधिनियम से समाप्त हुआ। एकाधिकार जो है वो समाप्त हुआ, लेकिन किन वस्तुओं पर रहा था एकाधिकार? तो देखिए चाय पे, अफीम पे और चीन व्यापार पे, ये सब पे रहा था, है ना। अगला कि भारतीय शिक्षा हेतु 1 लाख वार्षिक प्रबंधक किसमें हुआ? भारतीय शिक्षा हेतु 1 लाख वार्षिक प्रबंधन प्रावधान किससे हुआ? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत ही हुआ था ये भी। ओके। अगला है कि मशीनरियों को भारत आने का अनुमति किस अधिनियम से मिली? मिशनरियों को जो भारत आने का अनुमति थी वो किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो ये 1813 चार्टर्ड एक्ट 1873 अधिनियम से मिली थी। अगला कि भारतीय साहित्य व विज्ञान हेतु अनुदान किस अधिनियम में था? भारतीय साहित्य साहित्य व विज्ञान हेतु अनुदान किस अधिनियम में था? तो ये भी एक चार्टर्ड एक्ट 1813 के अधिनियम में था।
आ गया समझ में। अगला कि प्रशासनिक केंद्रीकरण से संबंधित अधिनियम कौन सा था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 था। फिर से ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है प्रशासनिक प्रशासनिक केंद्रीकरण से संबंधित अधिनियम कौन सा था? तो चार्टर एक्ट 1833 था। ओके। अगला सवाल है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ये जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया था? तो 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में। अगला कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूर्ण भारत कौन थे? यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जो वह पूर्ण भारत के थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मुंबई व मद्रास के विधायिक शक्तियों किसने छीनी? मुंबई यानी मुंबई व मद्रास के विधायी शक्तियां किसने छीनी थी? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1833 ने इस मुंबई व मद्रास के विधायी शक्तियों को छीन लिया था। ये एक्ट जब 1833 एक्ट आया था तब। ओके। अब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक संस्था किसने बनाया? ये भी चार्टर्ड एक्ट 1833 ही हो जाएगा। और अभी मैंने बताया, बताइए आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक संस्था किसने बना दिया था? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1873 ने बनाया। अब कहिएगा कि यार यहाँ तो एक्ट के नियम से बन रहे, तो ये पॉलिटी में यही है, आपको बताएगा कि कौन से एक्ट के तहत कौन सी कंपनी आई, कौन सा प्रशासन चला, कब संस्थापन हुआ, कब स्थापना हुई, और बहुत एक्ट के अनुसार ही ये कुछ चीज सुधार होते हैं, किसी चीज को भगाया जाता है। ओके। अब अगला है कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का विचार कब आया? ये जो सिविल सेवा में जो खुली प्रतियोगिता का विचार है वह आपका कब आया था? तो ये 1833 ईस्वी में आया था। चार्टर्ड एक्ट है वो रहने दीजिए, आप यहाँ से याद कर लीजिए 1833 ईस्वी में आया था। आगे कि जाति धर्म रंग भेद निषेधन किस धारा में था? जो जाति धर्म रंग भेद भाव ये सब जो था इसका निषेधन किस धारा में है? तो धारा 87, धारा 87। ये धारा कौन सा है? वह आपका 87 में है। ओके मेरे भाई। अगला है कि भारत के पहले विधि सदस्य कौन थे? भारत के पहले जो विधि सदस्य थे वह आपका कौन थे? मैकाले थे। कौन? तो मैकाले जो थे भारत के पहले विधि सदस्य थे। मैकाले हो जाएगा। देखिए ये नहीं कहिएगा कि यही का मैकाले, नहीं, ये सब हमारा एडिटर का कमाल है, जो पीपीटी बनाते हैं उनका कमाल है भाई। यकीन मानो जो मेरा पीपीटी बनाता है बहुत 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 मेहनत करते हैं मेरे भाई। मैं कहता हूँ कि ऐसा किए कि सिर्फ इसको रेड कर दीजिए, इसको दूसरा कलर कर दीजिए, नहीं, कहते हैं कि जब हम बनाएंगे ही पीपीटी ऐसा ना कि देखकर ही पीपीटी आपको पसंद पड़ जाए। मैं बोला ठीक है, आप जितना मेहनत है वो कर सके। और मेरे भाई मैं सवाल है आप उनको मैं लिख कर दे देता हूँ कि ये सवाल को एडिट करना है, ये पहले टाइप करना है। और वो जो मात्र बच्चा है जो हमारा पीपीटी बनाते हैं, यकीन मानो मेरे भाई, आई थिंक 16 से 14 से 16 साल के अंडर ही उनका एज होगा, क्योंकि अभी हुआ 8 से 8 ही क्लास में है। मैं उसे रखा हूँ और बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा पीपीटी बनाता है मेरे भाई। इतना बेहतरीन तो इतना बेहतरीन एडिट तो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पीपीटी बनाने का सबसे अच्छा श्रेय मैं उन्हीं को मानता हूँ। मेरा तो है कि मैं सिर्फ पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेन जो काम है वह आपका पीपीटी बनाने वाला। जब हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे भाई, 1 लाख, तो मैं उनसे आपको जरूर मिलवाऊंगा। ओके मेरे भाई, तो फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर करवाइए आप लोग मिलकर, हम लोग मिलकर गर्दा उड़ाएंगे। आप सभी का जो भी डिमांड रहेगा वो। अगला सवाल है कि प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना? प्रथम विधि आयोग जो है वो किसकी अध्यक्षता में बना? तो मैकाले की अध्यक्षता में बना था। अब देखिए आपका ये कर लीजिए, आपका एडिट वाला तो काम इधर छोड़ दिया मेरे भाई, होता है मिस्टेक, छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए दास प्रथा समाप्ति का प्रयास किस अधिनियम से जुड़ा है? ये जो दास
प्रथा समाप्ति का जो प्रयास है वो आपका किस अधिनियम से जुड़ा है? तो 1873 चार्टर्ड एक्ट 1873 से आपका ये जुड़ा हुआ है। अगला है कि दास प्रथा का अवैध कब घोषित किया गया? दास प्रथा को अवैध कब घोषित कर दिया गया था? तो 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में उसे अवैध घोषित किया गया था। कब? 1843 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि अंतिम चार्टेड अधिनियम कौन सा था? कौन था चार्टेड अधिनियम जो अंतिम था, लास्ट है? तो 1853 का जो चार्टेड एक्ट था वह आपका लास्ट था, अंतिम चार्टेड अधिनियम था। ओके, अब पढ़ते हैं कि विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग किसी अधिनियम से हुए। विधायी व प्रशासनिक कार्य जो है वो अलग हुए थे, लेकिन वह किस अधिनियम से अलग हुए थे? तो 1853 के एक्ट के तहत वह अलग हुए थे। कौन? विधायिकी और प्रशासनिक कार्य। ओके, अगला है मेरे भाई कि पृथक पृथक विधान परिषद की स्थापना किससे हुई? पृथक विधान परिषद की जो स्थापना थी वो किससे हुई? तो चार्टेड एक्ट 1853 से हुआ था। कब? चार्टेड एक्ट 1853 से आपका हुआ था। अबे कि सिविल सेवा परीक्षा भारतीय के लिए कब खोली गई? ये जो सिविल सेवा परीक्षा जो है वो भारतीय के लिए कब खोली गई थी? तो 1853 ईस्वी में खोली गई थी। मैकाले समिति कब बनी? मैकाले समिति जो है वह आपका कब बना था? तो 1854 ईस्वी में बना था। मैकाले समिति जो है वह कब बना था? तो 1854 ईस्वी में बना था। अगला कि कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम से हुआ? कंपनी शासन का जो अंत था वो आखिर कौन सा अधिनियम से हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 से कंपनी शासन का अंत हुआ था। किस अधिनियम से? याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 से कंपनी शासन का अंत हुआ था। ओके, अब अगला सवाल है कि भारत शासन अधिनियम 1858 किस विद्रोह के बाद आया था? भारत शासन अधिनियम 1858 किस विद्रोह के बाद आया? तो 1857 के विद्रोह के बाद ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। अगला कि भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कंपनी शासन समाप्त करना। जो कंपनियों जो शासन करते हैं उनको समाप्त करना किस अधिनियम का उद्देश्य था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 का यही उद्देश्य था कि जो कंपनी भारत में शासन करते हैं उन्हें समाप्त करना है, उन्हें अंत करना है। ओके मेरे भाई, आगे कि 1858 में अधिनियम से भारत का शासन किसके हाथ में गया? अगला है कि 1858 के अधिनियम के शासन, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। 1858 के अधिनियम से भारत का शासन किसके हाथों में गया? तो ब्रिटिश कौन के हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आपका गया था। आगे सवाल देखिए कि भारत के लिए राज सचिव का पद किस अधिनियम से बना? भारत के लिए राज सचिव का जो पद है वो किस अधिनियम से बना? तो भारत शासन अधिनियम 1858। क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1858 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज सचिव की सहायता के लिए कौन सी परिषद बनाई गई? राज सचिव की जो सहायता के लिए है वह कौन सी परिषद बनाई गई थी? तो इंडिया काउंसिल। कौन? इंडिया काउंसिल परिषद बनाई गई थी राज सचिव की सहायता के लिए। अगला कि इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य होते थे? इंडियन काउंसिल में जो थे, काउंसिल में वह कितने सदस्य थे? तो 15 सदस्य थे। कितना? 15 सदस्य आपके थे। अगला कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय बने थे। ओके, अगला सवाल है कि वायसराय की उपाधि कब प्रारंभ हुई? वायसराय की जो उपाधि है वह आपकी कब प्रारंभ हुई? तो 1858 ईस्वी में। कब हुई थी? 1858
ईस्वी में। अगला कि भारत शासन अधिनियम 1858 को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी। भारतीय शासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम से हुआ? भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम से हुआ? तो 1858 के अधिनियम से। किस अधिनियम से हुआ था? तो 1858 के अधिनियम से हुआ था। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण किस अधिनियम से बढ़ा? ब्रिटिश संसद का जो भारत पर नियंत्रण है वो किस अधिनियम से बढ़ा? तो 1858 के अधिनियम से। किसके नियम से? 1858 के अधिनियम से बढ़ा था। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक और अधिनियम आया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो था प्रशासनिक विवेक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य यही था। क्या था? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। आगे देखते हैं कि 1861 के अधिनियम से क्या पुनः स्थापित हुआ? 1861 के अधिनियम से क्या पुनः स्थापित हुआ? तो क्या हुआ था? तो प्रांतीय विधान परिषद स्थापित हुआ था। ओके, आगे देखिए। तो विधान परिषद में नामित सदस्यों की संख्या किससे बढ़ी? विधान परिषद में जो नामित सदस्यों की संख्या थी वह किससे बढ़ी? तो 1861 के अधिनियम से। किसके? 1861 के अधिनियम से। अगला है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो प्रणाली किसने शुरू की? पोर्टफोलियो प्रणाली किसने शुरू की? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली को शुरू किया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कानून बनाने में भारतीयों की भागीदारी कब शुरू हुई? कानून बनाने में जो भारतीयों की भागीदारी थी वह कब शुरू हुई? तो 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में। आगे देखिए कि विधान परिषद में भारतीयों को कब शामिल किया गया? विधान परिषद में भारतीयों को कब शामिल किया गया था? तो 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक और अधिनियम 1892 आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विस्तार परिषदों का विस्तार। 1892 के अधिनियम के 1892 के अधिनियम से किस प्रकार का निर्वाचन शुरू हुआ? 1892 के अधिनियम से किस प्रकार का निर्वाचन का शुरुआत हुआ? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। ओके, अब अगला सवाल है कि गैर सरकारी सदस्यों को क्या अधिकार मिला? गैर सरकारी सदस्यों थे, उन्हें क्या अधिकार मिला? तो वो बजट पर बहस कर सके। बजट पर बहस, ये इनको अधिकार मिला था। अगला है कि 1892 अधिनियम में मतदान का अधिकार दिया गया था। 1892 अधिनियम में मतदान का अधिकार दिया गया था? बिल्कुल नहीं दिया गया था मतदान का अधिकार 1892 के अधिनियम में। अगला है इस अधिनियम से परिषद की शक्ति कैसी रही? तो सीमित। किस अधिनियम से? तो 1892 अधिनियम से परिषदों की जो शक्ति थी वो कैसी रही? तो सीमित रही थी। कैसी? सीमित। अगला सवाल कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 शायद मैं बोल दी 1909 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से वह प्रसिद्ध है। ओके, अगला सवाल कि मार्ले कौन थे? मार्ले जो थे वो कौन थे? भारत के राज सचिव थे। मार्ले कौन थे? भारत के राज सचिव थे। मिंटो कौन थे? तो भारत के वायसराय थे। भारत के
वायसराय कौन थे? मिंटे। मार्ले कौन थे? तो भारत का राज्य सचिव थे। मिंटो कौन थे? तो भारत के वायसराय थे। ओके, अगला देखें। अगला सवाल है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुआ? तो 1919 के अधिनियम से। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुआ? पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुआ था? तो वह 1919 के अधिनियम से शुरू हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए है? सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वह किसके लिए है? तो वह मुसलमानों के लिए। किसके लिए? मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन है। ओके, आगे देखते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। अगला कि पहली बार भारतीय का कार्यपालिका परिषद में कब लिखा गया? फिर से कि थोड़ा समय कर देता हूँ कि पहली बार भारतीय को कार्यपालिका परिषद में कब लिया गया? लिखा नहीं, लिया गया। तो 1909 ईस्वी में लिया गया था। कब लिया गया? तो 1909 ईस्वी में लिया गया था। अगला सवाल है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? वायसराय के की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत शासन अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? तो मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन? मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू किया गया था? तो 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। 1919 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तरदायी शासन। 1919 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तरदायी शासन। क्या था? उत्तरदायी शासन। द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू हुई? द्वैध शासन प्रणाली जो है वह कहाँ लागू हुई थी? तब प्रांतों में। कहाँ? प्रांतों में ये द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी। ओके, अगला है कि द्वैध शासन में कितने प्रकार के विषय थे? द्वैध शासन प्रणाली में जो थे वो कितने प्रकार के विषय थे? तो वह आपका 2 प्रकार का सब्जेक्ट था, 2 प्रकार का आपका विषय था। अगला है कि आरक्षित विषय किसके अधीन थे? आरक्षित विषय जो थे वो किसके अधीन थे? तो गवर्नर के अधीन थे। किसके? गवर्नर के अधीन थे। अगला है हस्तांतरित विषय किसके अधीन थे? तो मंत्रियों के अधीन थे। हस्तांतरित विषय जो थे वह किसके अधीन थे? तो मंत्रियों के वह अधीन थे। अगला सवाल है कि आरक्षित विषय को क्या शामिल था? आरक्षित विषय में क्या शामिल था? आरक्षित विषय में जो लोग थे वह कौन कौन शामिल थे? तो वह पुलिस था, वित्त था और न्याय था। पुलिस, वित्त और न्याय आरक्षित विषय में शामिल थे। अगला है कि हस्तांतरित विषय में क्या शामिल था? तो शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और आपका स्वास्थ्य शामिल था। आगे बढ़ते हैं तो है कि केंद्र में कौन सी विधायिकी बनी? केंद्र में जो है वह कौन सी विधायिकी बनी थी? तो द्विसदनात्मक विधायिकी बनी थी। अगला है कि 1919 अधिनियम में ऊपरी सदन क्या था? 1919 अधिनियम में ऊपरी सदन क्या था? तो राज्य परिषद। क्या था मेरे भाई? वह आपका राज्य परिषद था। निचला सदन क्या कहलाया? तो निचला सदन कौन था? तो केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। ऊपरी सदन क्या था? राज्य परिषद। निचला सदन क्या कहलाया? तो केंद्रीय विधानसभा आपका कहलाया। अगला सवाल है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से जुड़ी है? लोक सेवा
आयोग की जो स्थापना वो किस अधिनियम से जुड़ी है, तो 1919 के अधिनियम से। किसके? 1919 के अधिनियम से। अगला है कि लोक सेवा आयोग कब बना? लोक सेवा आयोग जो है वह कब बना? तो 1926 ईस्वी में बना। कब बना? 1926 ईस्वी में बना। अगला कि भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान। क्या? मिनी संविधान इसे कहा जाता है। अगला सवाल है 1935 अधिनियम में कितने धाराएं थी? 1935 के जो अधिनियम था उसमें कितनी धाराएं थी? तो 321 धारा थी। कितनी धारा थी? 321। कितनी अनुसूचियां थी इसमें? किसमें? 1935 अधिनियम में 10 अनुसूची थी। कितनी थी? 10 अनुसूची थी। अगर कि अखिल भारतीय संघ की अवधारणा किसमें आई? अखिल भारतीय संघ की जो अवधारणा है वह किसमें आई? तो 1935 अधिनियम में आया था। कब? 1935 अधिनियम में अवधारणा आई। अगला है कि शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया था? तो तीन सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया था। एक होता है संघ सूची में कितने विषय थे? तो संघ सूची में 100 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे? तो 61 विषय थे। संघ सूची, राज्य सूची और एक समवृत्ति सूची। अगला है कि समवृत्ति सूची। तीसरा क्या? समवृत्ति सूची में कितने विषय थे? तो 52 विषय। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवृत्ति सूची में कितने विषय थे। तो अब है कि अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी? अवशिष्ट जो शक्ति बची थी वो किसके पास थी? तो वायसराय के पास थी। किसके पास थी? वायसराय के पास थी। अगला सवाल है कि प्रांतों में वैध शासन किसने समाप्त किया? प्रांतों में जो द्वैध शासन था उस किसने समाप्त किया? तो 1935 अधिनियम ने, 1935 एक्ट ने समाप्त किया। अगला है कि केंद्र में कौन सा शासन लागू किया जा गया? केंद्र में कौन सा शासन लागू किया गया है? तो द्वैध शासन। कौन का? द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया। अगला सवाल है कि मताधिकार का विस्तार किस अधिनियम से हुआ? तो 1935 के अधिनियम से। किसके अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से मताधिकार का विस्तार किया। किस अधिनियम से हुआ? तो 1935 के अधिनियम से। लगभग कितने जनसंख्या को मताधिकार मिला? कितने जनसंख्या को मताधिकार मिला? तो 10% संख्याओं को। कितना? 10% को। अगला कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कब मिला? महिलाओं को प्रतिनिधित्व कब मिला? तो 1935 अधिनियम के तहत। कब मिला था? 1935। ओके, तो मेरे साथियों इसी के हिसाब से पॉलिटी का हम लोग लगभग आसपास, मुझे हिसाब से 200 प्रश्न तो नहीं था, क्योंकि जब वो एडिट किए तो हमें बोले कि नहीं 200 प्रश्न नहीं है, तो मेरे हिसाब से 150 प्रश्न तो होगा ही। अब इसका पार्ट 2 मैं ले लाऊंगा, उसमें और प्रश्न बचा हुआ करवा दूंगा। तो ये कैसी लगी क्लास आपको? आज प्लीज कमेंट, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 40 से 50 सेकंड लिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट किए, उसके बाद लास्ट में 10 से 20 सेकंड आपका लेंगे, 1 मिनट लेंगे। और मैं बोल दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या पीडीएफ चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कोर्स, तो आप गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको चैनल का नाम है सेम फोटो कॉपी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और वन शॉट हो गया। और आपको अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिएगा। मैंने बोला कि ये वीडियो कोई कमेंट किए थे उन्हीं के ऊपर बनाया गया है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।